तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 10 मिनट सीरीज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी ठीक है, इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा ठीक है, पसंद भी कर रहे हैं, जो कि आपके कमेंट्स के माध्यम से पता चलता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है और लोक सेवा आयोग में हम संघ और राज्य दोनों ही प्रकार के लोक सेवा आयोगों को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में एक व्यवस्था की गई है कि संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार होगा और इसी संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उनके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति और कार्यों से संबंधित प्रावधान है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय भी होगा। ठीक है, वहीं सेम आर्टिकल 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग की जो संरचना है, उनके सदस्यों के जो अधिकार है, शक्ति है, उनके बारे में भी चर्चा कर ली गई है। अब यहां पर हम देखेंगे कि आर्टिकल 315 से 323 के जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, इन पर एक सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं। आर्टिकल 315 में बोला है कि संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया है। 316 में यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी, अब यहां पर एसपीएससी का मतलब है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में डिस्कशन है। आर्टिकल 317 में यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। वहीं आर्टिकल 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 319 में आर्टिकल 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध किया गया है और आर्टिकल 320 में जो है वह लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन है। आर्टिकल 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है। ठीक है, विस्तार करने की शक्ति है। वहीं आर्टिकल 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में चर्चा है। 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नियुक्ति के बारे में। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि हम इनके कार्यकाल के बारे में डिस्कस करें तो कार्यकाल है 6 वर्ष का। यदि इसी बीच में 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उन्हें उनके पद से हट जाना होगा। पुनर्नियुक्ति उनकी नहीं हो सकती। ठीक है, यदि एक बार वे नियुक्त हो चुके हैं तो उसके बाद उनकी दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती। संविधान में इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान किया गया है। त्यागपत्र, संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य या अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर ही अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन यदि हम मान के चलते हैं कि उनको उनके पद से पहले हटाना हो तो हटाने का आधार क्या होगा और किस प्रकार से उनको हटाया जाएगा, तो इसे हम देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। लेकिन इसके संदर्भ में क्या व्यवस्था है? राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल पहले होने से पहले भी निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में ठीक बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर वे इन्वेस्टिगेशन में सच्चाई पाएंगे तो वो फर्दर राष्ट्रपति को प्रोसीड कर देंगे कि हटा दो, तो राष्ट्रपति उनको हटा देंगे उनके पद से। यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह, ठीक है, पहली शर्त है यदि वह दिवालिया घोषित किया गया है या फिर मान के चलिए कि वह किसी अन्य प्रकार के रोजगार में भी संलग्न हो, कहीं और से भी वह आय प्राप्त कर रहा है, या फिर वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो सेवा शर्तें हैं उनके बारे में, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, संसद निर्धारित नहीं करती। राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होगी और उनकी सेवा शर्तें क्या क्या होंगी। आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में भी राष्ट्रपति ही प्रावधान करता है। इसके अलावा यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, यह बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है। और वहीं अगर मैं बात करूं कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, तो किसी राज्य का विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में कानून अथवा किसी सार्वजनिक संस्था के द्वारा गठित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निकाय कॉर्पोरेट की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के लिए प्रावधान कर सकता है। लेकिन वो प्रावधान कब करेगा मेरे प्यारे बच्चे? वो प्रावधान तभी करेगा जब किसी भी राज्य का विधानमंडल संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऐसी सेवाओं के संबंध में कोई कानून बनाया जाएगा, उसके बाद ही वह करेगा।
आयोग के सदस्य या कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन यूपीएससी का खर्च ये भारत की संचित निधि पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही लिया जाता है, मतलब उसी पर भारित होता है। अब ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि वह रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, किसके माध्यम से। यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। अस्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष भी उसे प्रस्तुत करना होगा। आगे अब यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। वही है कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन इसी बीच में अगर 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो उन्हें उनके पद से हट जाना होगा। पुनर्नियुक्ति के बारे में बोला है कि वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। प्रमोशन हो सकता है कैसे? यदि कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य है तो वह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है, या संयुक्त लोक सेवा आयोग में वह सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वो पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता, ठीक है, उसी आयोग में। राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। एसपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही उसके कार्यालय से हटाया जाएगा। अब यहां पर यह ध्यान रखना कि इस्तीफा वह राज्यपाल को देगा, नियुक्ति भी उनके राज्यपाल करेंगे, लेकिन उनके पद से हटाया जाएगा तो वह किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही उसके पद से हटाया जाता है। राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल से निलंबित कर सकता है जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया गया है, ठीक है। निर्देश वही है, ठीक है, जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के लिए है, वही निर्देश है, सेम निर्देश है। अब एसपीएससी के जो सभी खर्च होते हैं वह राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अपने कार्य की जो वार्षिक रिपोर्ट है वह राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में आयोग की सलाह मान्य नहीं होगी उन मामलों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है संयुक्त लोक सेवा आयोग का, यह आपको ध्यान रखना है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का। अब ये जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के, ठीक है, रिक्वेस्ट पर संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। लेकिन ये जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना है ना कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि राज्यपाल के द्वारा। अपॉइंट भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, वे अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। और यदि उनके पद से हटाना है कार्यकाल की समाप्ति से पहले तो वे राष्ट्रपति साहब ही हटा सकेंगे। तो ये बात आप संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो मैंने लिख दिया है यहां पर और आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में। अब इनकी सेवा अवधि समाप्त होने पर जो पुनः नियुक्तियां हैं उनके संदर्भ में आप थोड़ा सा जानिए। उनके संबंध में यह है कि यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर रोजगार के लिए अपात्र होगा। वो किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकता भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन। यूपीएससी का अध्यक्ष, एसपीएससी के जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में या किसी अन्य सदस्य या किसी अन्य एसपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होंगे। यूपीएससी का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर वो किसी एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, तो बस, ठीक है। बाकी का यूपीएससी का जो सदस्य है वो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। हमेशा इस स्थिति में प्रमोशन होगा। जैसे मैं सिंपल सी बात बोल देता हूं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का वह सदस्य बन सकता है यूपीएससी का, और वह यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। मतलब इस स्थिति में हमेशा प्रमोशन होगा, कभी भी डिमोशन नहीं हो सकता। बस वह भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य रोजगार धारण नहीं कर सकता। इसके अलावा, ठीक है, परीक्षा आयोजित कराना इनका कार्य होता है। यूपीएससी एसपीएससी को भी कई मामलों में सहायता करता है। इसके अलावा पीएससी के साथ जो है परामर्श करना भी इनका कार्य होता है। तो यही सारे इनके कार्य होते हैं। तो कुल मिलाकर इनके बारे में, इनके विषय में हमने, ठीक है, ये संपूर्ण जानकारी ली बहुत अच्छे से कि संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है और संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी। इसी तरह से आप इस सीरीज से बने रहो, ठीक है। आपको 10 मिनट के भीतर एक कंप्लीट टॉपिक की एक पूर्ण समझ विकसित कराई जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।